है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इक्ता व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इक्ता व्यवस्था, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि तुर्कों द्वारा या इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था स्थापित करने के पहले भारत में किस तरह का भू राजस्व वसूलने का किस तरह की व्यवस्था थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके पहले एक सामंती प्रारूप हुआ करता था भारत में। इसका मतलब ये था कि सबसे ऊपर महाराजा होता था, सबसे नीचे कृषक होता था। कृषक कृषि कार्य करता था और कुछ उत्पादन करता था, तो जो मैक्सिमम हिस्सा उसके उत्पादन का भूस्वामी वसूल लेता था। और भूस्वामी से जमींदार, जमींदार से राजा, राजा से सामंत और सामंत से महाराजा और फिर महासामंत तक ये अधिशेष उत्पादन पहुंचता था। वो खाद्यान्न के रूप में होता था और अंततः महाराजा धीराज के पास ये काम होता था। और ये सारे जो स्टेप थे वो वंशानुगत होते थे, अर्थात पिता का पुत्र को मिला और पुत्र के बाद उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को। इससे इसमें योग्यता का कोई मतलब नहीं था। ये एक सामंती प्रारूप था पहले। लेकिन जब इल्तुतमिश ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की तो उसके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो अपने भू राजस्व कैसे वसूले और सैनिकों को व्यवस्थित कैसे करे। उसके सारे कई सारी समस्याएं आईं। तो उसने अब्बासी खलीफाओं द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई गई थी भूमि व्यवस्था की, उसको कहते हैं इक्तेदारी व्यवस्था, और उसको उसने भारत में लागू किया। इक्तेदारी व्यवस्था, अगर हम उसका शाब्दिक मूल्य देखें या फिर साहित्यिक में मूल्य देखें तो इक्ता का मतलब होता है एक भूभाग। इक्ता का मतलब होता है भूभाग। अच्छा, प्रशासनिक कार्यों के एवज में अमीरों को प्रदत्त भूमि। इसका अर्थ अगर डिटेल में देखा जाए तो ये होता है कि जो अधिकारी कार्य करते थे उनको उनके प्रशासनिक कार्य के एवज में जो भूमि दी जाती थी, चूँकि धन रुपए के मूल्य में तो था नहीं, तो उनको उनके कार्य के एवज में भूमि दी जाती थी। इसी को इक्ता कहते हैं। सबसे पहले भारत में इक्ता मोहम्मद गोरी ने अपने दास ऐबक को दिया था। उसको हांसी का इक्तादार बनाया था। अच्छा, इक्ता व्यवस्था में इक्ता का जो मालिक होता था, हेड होता था, उसको इक्तादार कहते थे या मुफ्ती या वली कहते थे। इक्ता व्यवस्था दो तरह की थी, दो तरह की इक्ताएं होती थी। एक होता था इक्ताए तमलीक और एक होता था इक्ताए हस्तिकलाल। इक्ताए हस्तिकलाल उनको दिया जाता था जो धार्मिक कार्य करते थे या शैक्षणिक कार्य करते थे। शैक्षणिक कार्य, धार्मिक कार्य के अनुदान के रूप में इक्ताए हस्तिकलाल दिया जाता था। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि प्रशासनिक कार्य हेतु योग्य और फारसी भाषा जानने वाले को कि एक वर्ग को तैयार करना जो बाद में प्रशासन में अपना योगदान दे सके। दूसरी तरह की इक्ता होती थी इक्ताए तमलीक। इक्ताए तमलीक को दो तरह की इक्ताओं में बांटा गया था। एक बड़ी इक्ता होती थी और एक छोटी इक्ता होती थी। जो बड़ी इक्ता होती थी वो जो इक्तादार, जो सैनिक को उसके कार्य के एवज में दिया जाता था, उसको वहाँ का प्रशासन देखना पड़ता था, वहाँ की सैन्य व्यवस्था देखनी पड़ती थी और वहाँ से राजस्व वसूलना पड़ता था, राजस्व वसूलता था। अच्छा, जो छोटी इक्ता होती थी उसमें केवल वहाँ से राजस्व वसूलता था और अपना हिस्सा थोड़ा सा रख के और और मैक्सिमम हिस्सा वो केंद्र के खजाने में जमा करवा देता था। ये थी इक्ता का एक सिस्टम था। सामंत जो होते थे वो आर्थिक, प्रशासनिक, सैनिक अधिकार रखते थे। जो मैं पहले से तुलना इसकी कर रहा था, तो जो सामंतवाद था या सामंतों की जो प्रक्रिया थी तुर्कों के आने के पहले, उनके पास आर्थिक अधिकार भी हुआ करता, अर्थात राजस्व वसूलना, उद्योग धंधे को विकसित करना, ये सारे कार्य सामंत के होते थे। प्रशासनिक कार्य वह देखता था, सैनिक अधिकार भी उसके पास था, वो अपना सैनिक रखता था। उसके अलावा राजस्व का एक हिस्सा वह स्वयं रखकर शेष ऊपर भेज देता था। ये पहले की व्यवस्था थी। लेकिन इक्ता व्यवस्था में क्या हुआ कि तुर्क सैनिकों को राज्य स्थापना के एवज में इल्तुतमिश के सामने ये समस्या आई कि जो
उसकी राज्य स्थापना में जिन सैनिकों ने मदद की थी उनको पुरस्कृत कैसे किया जाए। तो उसने पुरस्कार स्वरूप इक्ता बांटी, मतलब भूमि का एक बड़ा सा हिस्सा उनको दिया। उद्देश्य यह था इक्ता व्यवस्था का कि तुर्क सैनिकों को जिन्होंने राज्य स्थापना में मदद की थी उनको पुरस्कार दिया जाए। दूसरा, राजस्व वसूलना। अच्छा, उन क्षेत्रों से इन तुर्क सैनिकों द्वारा राजस्व वसूला जाता था और यह कार्य दीवानी विजारत के अंतर्गत होता था। दीवानी विजारत उसका मूल्यांकन करती थी कि कहीं वो आय और व्यय में बहुत ज़्यादा अंतर न हो या फिर घाट मतलब भ्रष्टाचार न हो। तीसरा कार्य ये था कि जो इक्तादार होता था वो सैनिक रखता था, वो अपने खर्चे पे सैनिक रखता था। अपने खर्चे का आशय यह है कि जो राजस्व वसूलता था उससे एक अपनी सेना भी बना के रखता था और आवश्यकता पड़ने पे वो सेना शासक की या सुल्तान की मदद के लिए जाती थी। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? सामंतवाद, सबसे मूल अंतर ये था कि सामंती व्यवस्था वंशानुगत थी और इक्तादारी जो व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं थी। इक्तादारी व्यवस्था में मैंने कहा था कि नौकरशाही चरित्र विकसित करने के लिए हम सारे इक्तदारों को स्थानांतरित किया जाता था और इससे ये होता था कि इक्तादार एक ही जगह मतलब जम के नहीं रहता था और ऐसा लगता था कि वो ये ना सोच ले कि वही सुल्तान है या फिर सुल्तान को प्रतिद्वंदिता करने लगे। इसके लिए आवश्यक था कि उसका स्थानांतरण किया जाता रहे। ये अंतर था अच्छा, इसका अंतर एक और था कि इनका स्थानांतरण होता था। इनका स्थानांतरण होता इक्तादारी व्यवस्था में और सामंती प्रारूप में स्थानांतरण नहीं होता था। राजतंत्र की स्थिति थी, यहाँ राजतंत्र की स्थिति थी, लेकिन यहाँ जो है राजतंत्र की तरह से था लेकिन राजतंत्र नहीं था। इसमें दासों को महत्व दिया गया। इक्ता व्यवस्था में दासों को महत्व दिया गया और जो अमीर वर्ग होते थे तुर्की अमीर, वो कहीं राजा से या सुल्तान से प्रतिद्वंदिता न करने लगे, इसलिए जो बड़े बड़े इक्ता होती थी वो उनके दासों को दी जाती थी। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेके लखनौती तक, मतलब बंगाल से लेके और सिंधु घाटी के पार तक जितने उसके क्षेत्र थे उसने सबको इक्ता में बांटा और विभिन्न तरह के इक्ता में बांटा और उनको अपने सैनिकों को दिया, अमीरों को वितरित किया। अच्छा, उसके अलावा जो दोआब का क्षेत्र था, दोआब मतलब गंगा यमुना के मध्य जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, तो उस उपजाऊ भूमि को लगभग 2000 छोटे इक्तादारों में बांटा और उनसे ये कहा कि जिसे छोटे इक्तादार जो थे, छोटे इक्तादार उनमें बांटा और वो मैक्सिमम राजस्व वसूल के केंद्र को पहुंचाते थे। कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स जो इक्ता व्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं वो ये कि एक शब्द आता है फवाजिल। फवाजिल किसे कहते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आया है। तो फवाजिल वो राजस्व का हिस्सा होता था जो इक्तादार अपने उपयोग के पश्चात, अर्थात सेना का खर्च पेमेंट करने के बाद और अपना खर्च काटने के बाद, प्रशासनिक कार्यों को करने के बाद, प्रशासनिक जो व्यक्ति रखे जाते थे उनके खर्च काटने के बाद, जो टोटल खर्च था काटने के बाद जो राजस्व वह केंद्र को पहुंचाता था उसको वो फवाजिल कहा जाता था। अच्छा, इस इक्तादारी व्यवस्था में बाद के शासकों ने कुछ परिवर्तन किया, जैसे कि बलबन ने इस इक्तादारी व्यवस्था में बाद में जब शासक कमज़ोर होने लगे, जैसे कि इल्तुतमिश के वंशज, तो उसके समय में जो इक्तादार होते थे वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे और जो राजस्व आता था और खर्च काट के जो देते थे उसमें ज़्यादा का अंतर आने लगा, मतलब कहीं न कहीं वो राजस्व की चोरी करने लगे। तो ये बलबन को स्वीकार नहीं था। बलबन ने इसको नियंत्रित करने के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया। कहा कि आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा बलबन के समय में ख्वाजा नामक अधिकारी रखता था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इक्तादारों का स्थानांतरण किया। ये कतई उसको ये बर्दाश्त नहीं था अलाउद्दीन खिलजी को कि कोई इक्तादार उसकी प्रतिद्वंदिता करे, मतलब सुल्तान की प्रतिद्वंदिता करे। इसके लिए उसने क्या किया कि इक्तादारों का स्थानांतरण किया और स्थानांतरण भी लगभग हर 3 साल पे वो एक बार कर देता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इक्तादारों को बहुत संरक्षण नहीं दिया या इक्तादारों को नौकरशाही चरित्र विकसित करने का बहुत प्रयास किया। इसने भी एक अमीर नामक अधिकारी की नियुक्ति किया जिसने प्रशासनिक कार्य देखा। प्रशासनिक कार्य अमीर नामक अधिकारी को देखने के लिए कहा और इक्तेदार का कार्य केवल राजस्व वसूलना होता था।
इक़्तिदार के अधीन सैनिकों को नगद वेतन देने की भी इसने परंपरा आरंभ की। इक़्तिदार के तहत इसने कहा कि मैं जो सैनिक होंगे उनको मैं नगद वेतन दूंगा। ये इक़्तिदारी व्यवस्था थी। अच्छा, बाद में अकबर ने इसमें कुछ संशोधन किए और हम अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि सुल्तानत काल की इक़्तिदारी व्यवस्था और मुग़ल काल के मनसबदारी व्यवस्था में अंतर क्या था। आप लोगों से एक बार और विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ 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 अपने भाई को एक सपोर्ट करें और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।